सभी साथियों को नमस्कार। आज हम अनुच्छेद 20 पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 19 को हम पहले पढ़ चुके हैं विस्तार से। अनुच्छेद 20 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी अपराध के लिए दोषी पाए जाते हो, ठीक है, तो आपको संविधान कौन कौन से अधिकार प्रदान करेगा। अर्थात किसी आरोपी व्यक्ति के लिए, किसी अपराधी व्यक्ति को भी संविधान ने कुछ अधिकार दिए हुए हैं। उनका जिक्र हम आर्टिकल 20 में अर्थात अनुच्छेद 20 में करेंगे। लिखा हुआ है साफ शब्दों में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है, अगर आपने कोई अपराध किया है, आप अपराधी घोषित हुए हो, तो भी संविधान ने आपको कुछ अधिकार दिए हुए हैं। मूलतः अगर मैं बात करूं तो जो अनुच्छेद 20 है, इसके 3 मुख्य खंड हैं। उन खंडों को हमें पढ़ना है। 3 खंडों में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उनको जानेंगे। पहले खंड में मैं इनको थोड़ा और शॉर्टकट में बताना आपको चाहूँगा। पहले खंड में ये लिखा हुआ है, टाइम की बात क्या हो रही है कि जिस टाइम पर हुआ है अपराध, तो उसी टाइम के मुताबिक जो कानून होगा, उसी टाइम के मुताबिक क्या मिलेगी, सजा, वो कानून के अकॉर्डिंग। बात सुन भाई, ये इसका तोड़ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ के देखो एक बार। व्यक्ति ने जिस समय कोई अपराध किया है, उसी समय के कानून के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। ये अनुच्छेद 20 का प्रथम खंड कहता है कि जिस समय अपराध हुआ है, उसी समय के मुताबिक उसको सजा मिलेगी। ठीक है, मान के चलो एक छोटे से एग्जाम्पल से उसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपने आज की डेट में एक पेड़ को काट दिया। कोई ग्रीन ट्री है, किसी हरे पेड़ को आपने काट दिया। तो आज के समय में हरे पेड़ को काटना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के 5 साल बाद हरे पेड़ को काटना गुनाह माना जाता हो, उसके ऊपर कानून ऐसा बना दिया होगा कि अगर कोई हरा पेड़ काटेगा तो उसको सजा होगी 2 वर्ष की। तो पेड़ जिसने आज काटा है, अर्थात 2023 में काटा है, ठीक है, तो क्या उसको 2028 में 5 साल बाद जाके जो कानून बनेगा उसके हिसाब से सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस समय उसने पेड़ को काटा है उस समय पेड़ को काटना कोई अपराध नहीं है। तो जिस समय अपराध किया गया है उस समय का कानून क्या कहता है, उसकी सजा कितनी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बात इसमें प्रथम वाले अनुच्छेद में, जो प्रथम खंड है 20 का, उसमें लिखी हुई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं थोड़ा और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको थोड़ा और चीज़ें क्लियर होंगी ध्यान से। देखो, मैं आपको ना थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। मैं आपको पहुँचाता हूँ आज से लगभग 15-16 साल पहले। मैं आपको पहुँचाता हूँ 2007 में। 2007 में एक केस हुआ, एक घटना हुई। क्या घटना हुई? 2 कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनियाँ, हच, आपने नाम सुना होगा, और एक कंपनी थी वोडाफोन। जानते हो आजकल VI, वोडाफोन और आइडिया का मर्ज हो चुका है, तो VI की सिम बन चुकी है, यही वाला वोडाफोन। तो एक हच जो सिम थी, सिम कार्ड चलते हैं अपने यहाँ, हच के, वोडाफोन के, जियो के, तो एक हच कंपनी थी, टेलीकॉम कंपनी, और एक थी वोडाफोन। इस हच को क्या था, थोड़ा घाटा जा रहा था, ठीक है। तो इसके मालिक ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, हम अपनी जो कंपनी के जो शेयर हैं उनको बेच देते हैं। तो इस हच कंपनी के शेयर इसको बेच दिए गए, लगभग 60% 7 जो हिस्सा था, हच कंपनी ने अपने शेयर किसको बेच दिए? वोडाफोन को। थोड़ा और समझिए, हच जो कंपनी थी वो थी भारत की, और वोडाफोन जो कंपनी थी वो थी इंग्लैंड की, ठीक है। जो ये समझौता हुआ, जो इस हच का और प्लस वोडाफोन का समझौता हुआ, दोनों को जो मर्जिंग वाला समझौता हुआ, वो हुआ इंग्लैंड के लंदन शहर में, अर्थात भारत में नहीं हुआ वो। अब क्या हुआ, तो जब दोनों से मर्ज हो गई तो ये सूचना पहुंची भारत सरकार के पास। भारत सरकार ने कहा कि भाई आप भारत में व्यापार कर रहे हो, आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा, जो टैक्स हमारा बन रहा है। वोडाफोन कंपनी ने टैक्स देने से इनकार कर दिया कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे। भारत ने पूछा क्यों नहीं दोगे टैक्स आप? तो वोडाफोन कंपनी ने कहा कि हमने जो मर्ज किया है, हमने जो आपस में विलय किया है, हमने हज को अपने अंदर समाहित किया है, वो आपके यहाँ थोड़ी ना किया है, हमने तो लंदन में किया है, भारत के बाहर किया है, इंग्लैंड में बैठ के किया है, तो हम आपको टैक्स क्यों दें? इस बात पे बड़ी जो वोडाफोन कंपनी थी और भारत की सरकार, जिसके बीच में थोड़ी बहसबाजी हुई,
ठीक है, समय बीतता गया, समय बीतने के बाद में सन 2012 में कानून बना दिया संसद ने टैक्स लेने के लिए कि भाई हम टैक्स लेंगे। और ये कानून आज से 5 साल वाले के ऊपर भी प्रभावी किया। उन्होंने कहा कि भाई 2007 में जो हच कंपनी उसमें मिली है वोडाफोन में, हम उनसे भी टैक्स लेंगे। तो जबकि ये संविधान का जो 20वां अनुच्छेद है उसका प्रथम खंड ये कहता है कि जिस समय कोई अपराध हो रहा है उसी समय के हिसाब से कानून होना चाहिए, उसी समय के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। तो टैक्सेशन में भी यही चीज़ आएगी। अगर उस समय टैक्स लेने का कोई कानून, 2007 में टैक्स लेने का कोई कानून था ही नहीं, ठीक है, कानून तो संसद ने जो बनाया 2012 में बनाया। इस बात पे क्या हुआ, इस बात पे वोडाफोन कंपनी और भारत सरकार के बीच में मामला हुआ। तो जो ये वोडाफोन कंपनी थी वर्सेस यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि आप ऐसे टैक्स नहीं ले सकते। तो इसमें क्या है, वोडाफोन कंपनी केस जीत गई, उन्होंने टैक्स नहीं दिया। जिस समय का कानून उसी समय के हिसाब से सजा, उसी समय के हिसाब से टैक्स, कुछ भी चीज़ आप मानो। तो मेरे हिसाब से आपको इस वाले एग्जाम्पल को समझने के बाद में चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है बात? अगला देखिए, अगला पार्ट क्या कहता है। अगला पार्ट बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या समझे, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज करो किसी व्यक्ति ने चोरी की, चोरी के जुर्म में है उसको वो 2 माह का कारावास की सज़ा सुना दी, ठीक है। 2 माह बाद वो वापस आया, उसको 6 माह की दोबारा सुना दी। तो अपराध तो एक है, सज़ा 2 बार क्यों? इसका मतलब एक अपराध तो एक ही सज़ा। इसका भी एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपको दे देता। राजीव गांधी जो थे, आप जानते थे, पीएम थे, जानते हो ना। तो राजीव गांधी की हत्या की गई और जो इनके जो हत्यारे थे, ठीक है, उनको मद्रास हाई कोर्ट ने सजा सुनाई उम्र कैद की, ठीक है। अब उम्र कैद की सजा सुनाई तो क्या हुआ, इन्होंने क्या काम किया, उम्र कैद की सजा से बचने के लिए इन्होंने अपील की हत्यारों ने सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में या वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना दी फांसी की सज़ा कि भाई आपको फांसी होगी। ये राजीव गांधी के हत्यारों की बात चल रही है। राजीव गांधी जो हत्यारे थे, मद्रास हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई और इन्होंने फिर आगे अपील की सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है भाई हमें सुप्रीम कोर्ट से छूट जाए, ठीक है। कोई भी अपराधी है, अपराध कर तो वो देता है लेकिन बाद में पश्चाताप तो होता है, वो छूटने का प्रयास तो करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। अब ये इससे भी बड़ी ताकत के पास गए। इससे बड़ी ताकत कौन? आप कहोगे जी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कैसे? क्योंकि आर्टिकल 72 ने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी हुई है कि राष्ट्रपति किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, किसी की सज़ा को कम कर सकता है ना। तो राष्ट्रपति ने इसका निर्णय देने के लिए बहुत समय लगाया। मैं यूँ कहूँ आसान भाषा में, फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा साल का फर्क, थोड़ा इक्का दुक्का ऊपर हो। राष्ट्रपति ने लगभग 20 साल का समय लगा दिया ये निर्णय देने में कि भाई इनकी सज़ा मैं कम करूंगा या नहीं करूंगा, क्या करूं। राष्ट्रपति ने 20 साल बाद क्या कहा? 20 साल बाद कहा नहीं, आपने प्रधानमंत्री को मारा है, आपको फांसी होगी। अब देखो, जो हत्यारे हैं तो वो भी इंसान, गलती उनसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मान लिया मैंने बात आपकी। तो जब मद्रास हाई कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, वहाँ समय लगा। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पास अपील की, राष्ट्रपति ने अपना निर्णय देने में काफ़ी समय लगाया। तो कहने का मतलब लगभग 20 साल के करीब निकल गए। ये 20 साल बिल्कुल फिगर एग्जैक्ट नहीं है, ये थोड़ा अप डाउन हो सकता है, आप समझने का प्रयास कीजिए, मुद्दे की बात है। 20 साल का लगभग समय लगा दिया उन्होंने। जब 20 साल का समय उन्होंने लगा दिया इस निर्णय को देने के लिए, तो 20 साल में तो उम्र कैद हो गई और फिर भी उसको फांसी की सज़ा हो रही है। इसका मतलब उसने उम्र कैद भी काट ली और उनको फांसी की सज़ा भी लास्ट में हो गई। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये बात कही कि इनको फांसी नहीं होगी, इनको फांसी नहीं होगी, इनकी फांसी रोक दी थी मद्रास हाई कोर्ट ने। क्यों? मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? आर्टिकल 20 का सेकंड पार्ट साफ शब्दों में ये कहता है कि एक अपराध तो एक सज़ा।
तो इनको एक सज़ा तो हम दे चुके हैं, उम्र कैद की सज़ा तो ये पहले ही लगभग 20 साल काट चुके हैं, ठीक है। उम्र कैद की सज़ा भी, अब आपको इनको फांसी भी दे रहे हो, ये तो कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तीसरा पार्ट रहता है, तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, आप जरा एक बार रीडिंग मारिए। लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपने देखा है कई बार क्या है, पुलिस स्टेशन में या कहीं पे एक 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, उनको बोला जाता है कि भाई आप इस बात को कबूल करो कि आपने ये गुनाह किया है। कई बार ऐसा होता है कि जो बेगुनाह होता है उसको भी मजबूर किया जाता है। मैं सारे केस में नहीं कह रहा, लेकिन कुछ केसों में ये हो सकता है, ठीक है। कुछ केसों में ऐसा हो सकता है किसी बेगुनाह को भी ये बात की जा रही हो, अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। आपने वो जुर्म नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आपने ये जुर्म किया है, इस बात को कबूल करो, जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। क्या ये बात ठीक है? आर्टिकल 20 का 3rd पार्ट बिल्कुल साफ शब्दों में मना करता है। क्या कहता है कि आपको किसी भी हालत में अपने खुद के खिलाफ गवाही नहीं देनी है। अब आप कहोगे कि आजकल कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि दिमाग को कंट्रोल में कर लेती हैं मशीनें, और व्यक्ति खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो कुछ भी बोल देता है। वो कई बार हाँ को भी ना बोल देता, ना को भी हाँ बोल देता है। देखा है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, LDT, ब्रेन मैपिंग, नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र पर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो काम करते हैं, मस्तिष्क के ऊपर हावी हो जाते हैं और हम अपना नियंत्रण खो देते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में तो मान चलो किसी का ऐसा कोई टेस्ट किया गया और उसने अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसका मस्तिष्क तो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो तो कह देगा हाँ मैंने किया है, क्योंकि उसका मस्तिष्क उसके कंट्रोल में नहीं है ना। तो ये वाला भी मैं आपको एक केस से समझाऊंगा। आप कहोगे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो मैं ये बताऊं कि जो लॉ है वो भी एक्चुअल में संविधान से ही तो सारे लॉ बने हैं, ठीक है। तो तीसरे वाले पार्ट में क्या हुआ, एक लेडी थी, उनका नाम था शेल्बी, ठीक है। नाम क्या था? शेल्बी। शेल्बी की पुत्री थी, ठीक है। उसका नाम मैं मान लेता हूं ए। इस ए लड़की ने एक बी नाम के आदमी से शादी की और वो किसी अन्य जात का था। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंटरकास्ट मैरिज थी। इंटरकास्ट मैरिज थी वो, मतलब कि अंतरजातीय विवाह। लड़की अगर दूसरी जाति के लड़के से शादी करेगी तो सीधी सी बात है, घर में बवाल तो होना ही है। तो इस बात से शेल्बी और उसके जो घर वाले जो भी थे, मतलब जो इसकी लड़की के, वो सब नाराज़ थे। नाराज़ थे तो क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसा देखा गया, इस जो बी को मार दिया गया, इसका मर्डर कर दिया गया, और मर्डर भी बहुत ज़्यादा बेरहमी से किया गया। शक के दायरे में 3 लोग आए, एक खुद शेल्बी अर्थात इस लड़की की माँ, क्योंकि वो नाराज़ थी ना शादी से, तो पुलिस को लगा कि अगर ये शादी से नाराज़ है तो हो सकता है इसी ने अपने दामाद को मारा हो। तो शेल्बी के साथ टोटल 3 बंदे जो हैं वो शक के दायरे में आए और इनके ऊपर टेस्ट करने की बात कही गई, और वो टेस्ट जो नार्को एनालिसिस टेस्ट होते हैं, ठीक है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ये बात कही गई। शेल्बी ने इस बात का विरोध किया कि ब्रेन मैपिंग से हमारा ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, हमने जो गुनाह नहीं किया है, हो सकता है हम उस गुनाह को भी कबूल कर लें। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी बहसबाजी होती है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जितने भी जो टेस्ट हैं, चाहे वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, चाहे वो नार्को एनालिसिस टेस्ट हो, बात समझ में आ रही है आपको, ये जो टेस्ट हैं वो सामान्य नागरिक के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। सामान्य जो नागरिक होंगे उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन कुछ केस सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा, कुछ केस ऐसे हैं जिनमें आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे कि माना कोई अपराधी है जो देशद्रोह से संबंधित देशद्रोह के केस में फंसा हुआ है, देशद्रोह के केस में वो अंदर है थाने में, जेल में, तो उसके ऊपर किया जाएगा। या महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई मामला है, कोई संगीन जुर्म किसी ने किया है, तो उसके ऊपर किए जाएंगे। लेकिन सामान्य हालत में ये जो टेस्ट हैं वो टेस्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये शेल्बी वाला जो केस था इसके सामने हुआ। तो आप
आर्टिकल 20 को मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ समझ गए होंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। बात क्लियर है? ये आर्टिकल 20 था।